हेलो स्टूडेंट, क्या हाल चाल। आई होप आप सब लोग ठीक ही होंगे। इधर एक दो दिन मेरी वीडियो अपलोड नहीं हुई, उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। मेरा थोड़ा हेल्थ का इशू था। अब और टाइम ना ख़राब करते हुए हम स्टार्ट करते हैं अगले लेक्चर को। आपका स्वागत है ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज़ के लेक्चर नंबर 6 में। तो आज हम लोग प्रोटोजोआन्स डिजीज़ के बारे में पढ़ने वाले हैं। मैं आपको याद दिला दूं, हम बैक्टीरियल और वायरल डिजीज़ के बारे में पढ़ चुके हैं। ये वायरल डिजीज़ रहा और इसके पहले वाले लेक्चर में हम बैक्टीरियल डिजीज़ के बारे में डिस्कस कर लिए थे। तो आज हम प्रोटोजोआन से रिलेटेड डिजीज़ के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। उन्हीं सारी पॉइंट को कवर करेंगे जो एनसीईआरटी में दे रखे हैं, और वही सारे रिलायबल है। एक ज़रूरी पार्ट है जो आपको ध्यान रखना है आपके बोर्ड के हिसाब से या फिर नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से। यही सारे पॉइंट इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है। तो अब हम स्टार्ट करते हैं प्रोटोजोवन डिजीज के बारे में। ठीक, प्रोटोजोवन डिजीज़ के बारे में स्टार्ट करते हैं। इसमें सबसे पहले हम मलेरिया को डिस्कस करने वाले हैं। ठीक, मलेरिया को डिस्कस करने वाले। मलेरिया के बारे में आप नाम तो सुने ही होंगे, आजकल ये बहुत ज़्यादा कॉमन डिजीज़ वगैरह हो गया है। आप लोग सुनते होंगे इसके बारे में, कभी न कभी सुने होंगे। चलिए सुनिए। तो ये एक प्रोटोजोआन्स जैसे प्रोटिस्टा, मोनेरा प्रोटिस्टा, ये सारे नाम सुने होंगे। यूनिसेलुलर यूकैरियोट प्रोटिस्टा होते हैं। यूनिसेलुलर यूकैरियोट कौन होते हैं? प्रोटिस्टा। प्रोटिस्टा का ही मेंबर है प्रोटोजोआन्स। ठीक, इसमें मलेरिया किसकी वजह से होता है? एक पैथोजन है प्लाज्मोडियम। ये एक बहुत छोटा सा प्रोटोजोआन्स होता है, टिन्नी प्रोटोजोआन्स होता है। तो मलेरिया प्लाज्मोडियम के द्वारा होता है, और प्लाज्मोडियम एक बहुत ही छोटा सा प्रोटोजोआन्स होता है। बहुत अलग अलग टाइप के मलेरिया प्रेजेंट होते हैं, डिफरेंट टाइप के मलेरिया मिलते हैं, और ये डिफरेंट टाइप के स्पीसीज के वजह से होते हैं। और स्पीसीज किसकी? प्लाज्मोडियम की। क्योंकि मलेरिया होता ही किसकी वजह से? प्लाज्मोडियम की वजह से, और प्लाज्मोडियम एक प्रोटोजोआन्स है। जैसे मलेरिया के अलग अलग टाइप होते हैं, और ये अलग अलग प्लाज्मोडियम के टाइप पे डिपेंड करता है। जैसे प्लाज्मोडियम विवैक्स, ये पी फॉर प्लाज्मोडियम है, पी फॉर प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम विवैक्स, प्लाज्मोडियम मलेरिया, प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम। देखिए ये सबसे ज़्यादा घातक या सबसे ज़्यादा फैटल होता है। ठीक, फैल्सीपेरम। ठीक, इसके बारे में थोड़ा सा समझ लीजिए। जो प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम है, ये मैलिग्नेंट मलेरिया कॉज करता है। ठीक है, मोस्ट सीरियस फॉर मलेरिया कैन इवन बी फैटल। फैटल मतलब घातक, जानलेवा, कुछ इस तरीके से आप इसको समझ लीजिए। ठीक, चलिए ठीक है। ये मैलिग्नेंट मलेरिया होता है, यानी अलग अलग बॉडी के पार्ट में ये फैलते रहता है। ठीक, अब हम बात करने वाले हैं लाइफ साइकिल ऑफ प्लाज्मोडियम, यानी प्लाज्मोडियम का लाइफ साइकिल। देखिए बहुत सारे ऐसे जीव होते हैं जो अपने लाइफ साइकिल को अलग अलग होस्ट पे अपनी लाइफ साइकिल को पूरा करते हैं, तो उन्हीं के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। प्लाज्मोडियम भी उसी का एग्जाम्पल है। इसको जिंदा रहने के लिए दो अलग अलग होस्ट की ज़रूरत होती है, तो इसी वजह से इसकी लाइफ साइकिल बाकी पैथोजेंस के लाइफ साइकिल से थोड़ी अलग है। ठीक है, लाइफ साइकिल ऑफ प्लाज्मोडियम, प्लाज्मोडियम की लाइफ साइकिल के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। मलेरिया पैरासाइट जो प्लाज्मोडियम है रिक्वायर टू होस्ट, देखिए ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, टू होस्ट टू कंप्लीट लाइफ साइकिल। अगर इन दोनों होस्ट में से किसी की स्पीसीज का एग्जिस्टेंस खतरे में है, तो इस प्लाज्मोडियम का भी एग्जिस्टेंस खतरे में है, क्योंकि इसको खुद जिंदा रहने के लिए इन दोनों होस्ट की डिपेंडेंसी है। तो अब ये दो होस्ट कौन कौन से? इसमें से प्राइमरी होस्ट है ह्यूमन, यानी हम और आप, और सेकेंडरी होस्ट है एनाफिलीज मॉस्किटो। एनाफिलीज मॉस्किटो, देखिए मॉस्किटो भी बहुत तरीके के होते हैं, जैसे एडीज हो गया, एनाफिलीज हो गया, तो क्यूलेक्स हो गया। इस तरीके से बहुत सारे मॉस्किटो की भी वैरायटी होती है। तो उसमें से जो एनाफिलीज मॉस्किटो होता है, इसके वजह से मलेरिया डिजीज होता है। ठीक, क्योंकि ये प्लाज्मोडियम को कैरी करता है अपनी बॉडी के अंदर। इन्हीं सारी चीज़ों को हम डिस्कस करने वाले हैं। तो प्राइमरी होस्ट कौन होता है?
ह्यूमन, मैं और आप। सेकेंडरी होस्ट कौन होता है? एनाफिलीज मॉस्किटो। सर ये होस्ट क्या है? ऐसे ऑर्गेनिज्म की बॉडी जिसकी बॉडी पे ये ग्रो करते हैं या जिसकी बॉडी में ये ग्रो करते हैं, पैथोजन जिनकी बॉडी में ग्रो करते हैं, ठीक, जहाँ पे ये रहते हैं, जहाँ से न्यूट्रिशन इनको मिलता है, उनको हम होस्ट कहते हैं, ठीक है। सिम्टम्स ऑफ मलेरिया, मलेरिया के क्या क्या लक्षण हैं उनके बारे में देखिए। इसमें चिल हाई फीवर है, ठंडे के साथ बहुत तेज बुखार आएगा, रियकरिंग एवरी 3 to 4 डेज। देखिए टाइफाइड में क्या होता था कि वहाँ भी ठंडा लग के बुखार आता था लेकिन वो कॉन्टिन्यूस बना रहता था, लेकिन इसमें क्या करेगा कि हर 3 से 4 दिन के बाद ये अपनी साइकिल को रिपीट करेगा, यानी हर 3 से 4 दिन के बाद आपको बिल्कुल उसी तरीके से बुखार आएगा, ठीक। और ये बुखार क्यों आता है? एक टॉक्सिक सब्सटेंस होता है जिसको हीमोजोइन कहते हैं। हीमोजोइन, इसके बारे में भी थोड़ा सा पढ़ना कि ये कब रिलीज होता है। और ये रिलीज बाय बस्टिंग ऑफ आरबीसी, जब ये ह्यूमन की बॉडी में मलेरिया हो जाता है तो आरबीसी पे अटैक होता है प्लाज्मोडियम का, और जब प्लाज्मोडियम अपना नंबर बहुत ज़्यादा इंक्रीज करने लगता है तो आरबीसी जो होती है, आरबीसी क्या करती है? बस्ट करने लगती है। और आरबीसी के बस्ट करने से इसमें जो फ्लूइड भरा रहता है या जो टॉक्सिक मटेरियल भरा रहता है ये निकल के बॉडी फ्लूइड के अंदर या फिर टिश्यू में फैलने लगता है। और ये हालांकि होता है टॉक्सिक नेचर का, तो उससे बॉडी फाइट करने की वजह से हमारे बॉडी का टेम्परेचर, हमें देखिए बुखार जब आता है तो बुखार आने का यही रीज़न है कि हमारी बॉडी किसी न किसी से फाइट कर रही है, हमारी बॉडी अपने टेम्परेचर को बढ़ा लेती है ताकि जो उस पैथोजन के अंदर प्रोटीन वगैरह है वो डीनेचर हो सके। क्या बात क्लियर है? लेकिन इस चक्कर में अगर आपकी बॉडी का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई हो जाए तो आपकी बॉडी के सारे फंक्शंस खुद ही कहीं ना कहीं एंजाइम बेस्ड है, और एंजाइम खुद प्रोटीनियस नेचर का होता है, तो इस वजह से आपकी बॉडी की फंक्शन भी तो डैमेज हो सकती है। इवन बहुत हाई फीवर में ऑर्गेनिज्म की डेथ भी हो सकती है। तो इस वजह से फीवर को एक अप्रोप्रिएट अमाउंट में ही होना अच्छी बात है, लेकिन अगर फीवर एक थ्रेशोल्ड से या फिर एक अप्रोप्रिएट अमाउंट से या वैल्यू से ज़्यादा है तो वो बिल्कुल हार्म कर सकता है, होस्ट ऑर्गेनिज्म को भी या ह्यूमंस को भी हार्म कर सकता है। क्या बात समझ में आ रही है? तो ये जो आरबीसी के बस्ट होने से जो हीमोजोइन नाम का टॉक्सिक रिलीज हुआ, इसके वजह से बहुत ज़्यादा फीवर आता है। क्या बात क्लियर है? अब आइए एनसीईआरटी का एक डायग्राम है, इसके थ्रू इस डिजीज़ को हम समझते हैं। देखिए स्टेप 1, जब आप एनसीईआरटी के डायग्राम को पढ़ें तो जहाँ पे मॉस्कीटो ह्यूमन बॉडी को बाइट कर रहा है तब इसको स्टेप फर्स्ट कंसीडर कर लीजिए आप, ठीक है। सॉरी, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ व्हेन मॉस्कीटो बाइट एनदर ह्यूमन स्पोरोजोइट आर द इंजेक्टेड विथ बाइट। देखिए यहाँ पे इंपॉर्टेंट है स्पोरोजोइट। स्पोरोजोइट इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ह्यूमन के लिए इन्फेक्शियस स्टेज कौन सा हो गया? स्पोरोजोइट। इस मॉस्कीटो के अंदर पहले से क्या प्रेजेंट है? स्पोरोजोइट। और ये कहाँ से आया है? ये ऑलरेडी किसी इन्फेक्टेड पर्सन को बाइट किया है और वहाँ से इसकी बॉडी के अंदर स्पोरोजोइट आ गया है। अब इसी स्पोरोजोइट को ये लेके स्प्रेड कर रहा है, ये वेक्टर की तरह काम कर रहा है और जगह जगह इन चीज़ों को फैला रहा है। किस चीज़ को? स्पोरोजोइट को, इन्फेक्शन को। तो देखिए यहाँ पे दिखाया भी गया कि ह्यूमन को जब ये बाइट किया तो स्पोरोजोइट को उस ह्यूमन बॉडी में ट्रांसफ़र कर दिया। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि जो मॉस्कीटो होता है ये प्योर तरीके से वेजिटेरियन होता है, ये ब्लड वगैरह को अपनी फूड के लिए सक नहीं करता है। अरे बिल्कुल आपको हैरानी होगी ये जान के, लेकिन जो मॉस्कीटो होते हैं ये प्योर तरीके से वेजिटेरियन होता है। तो फिर सर ये बाइट क्यों करता है? ये अपने एग को इंक्यूबेट करने के लिए, उनको ऐसा समझिए कि अपने जो एग हैं उनको पालने के लिए, उनकी अच्छी ग्रोथ हो सके, इस वजह से उनके लिए एक अच्छा टेम्परेचर चाहिए होता है, और वो अच्छा टेम्परेचर 37 डिग्री के आसपास होता है। इस वजह से जब ये ह्यूमन के ब्लड को लेते हैं तो ह्यूमन के ब्लड का टेम्परेचर लगभग 37 डिग्री के आसपास होता है, और जिसके वजह से ये जो मॉस्कीटो है, इस मॉस्कीटो के अंदर इसका जो एग वगैरह है उसका डेवलपमेंट अच्छे से हो जाता है। इस वेक्टर के अंदर जो इसके एग वगैरह हैं उनका ग्रोथ अच्छे से होता है, या उनका ग्रोथ इनहिबिट नहीं होता है बल्कि अच्छे से ग्रो कर जाता है। क्या बात क्लियर है?
क्योंकि हर ऑर्गेनिज्म, दुनिया में जितने भी ऑर्गेनिज्म है, हर कोई अपनी स्पीसीज को आगे बढ़ाना चाहता है। उसके लिए हर वो पॉसिबल कोशिशें करता है जिससे उसकी स्पीसीज आगे कंटिन्यू हो सके। क्या यहाँ तक बात क्लियर है? अब देखिए, जब ये मॉस्कीटो किसी हेल्दी पर्सन को बाइट कर लेता है तो उसके अंदर ये प्लाज्मोडियम स्पोरोजोइट को ट्रांसफर कर दिया। अब ये स्पोरोजोइट क्या करता है, बिल्कुल उस बॉडी के अंदर क्या करता है, ग्रो करने लगता है। ये पैरासाइट है। कौन पैरासाइट? स्पोरोजोइट। और ये देखिए, ये लीवर के पास पहुंच जाता है। किसके थ्रू? ब्लड के थ्रू। क्योंकि ब्लड हमारा बॉडी में हर ऑर्गन के पास तो पहुंचता है, और ये ब्लड के थ्रू लीवर पे पहुंच जाता है। और लीवर से क्या मतलब है? लीवर में कुछ इसकी ग्रोथ होती है। जैसे ये एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस करता है। देखिए, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, नीट में भी पूछा गया है। बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से ये इंपॉर्टेंट पार्ट है कि बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से आप ऐसे समझें कि ये पार्ट ऐसे इंपॉर्टेंट है कि अगर मलेरिया से रिलेटेड कोई डायग्रामेटिक फिगर वगैरह बनाना है तो आप इसी फिगर को रिप्रेजेंट करेंगे। तो इसके लिए आपको स्टेप अच्छे से ध्यान होने चाहिए कि पहले क्या हुआ था। ठीक है, अब ये देखिए, पैरासाइट है जो रिप्रोड्यूस कर रहा है एसेक्सुअली लीवर सेल के अंदर। ठीक है, फिर लीवर सेल को बस्ट कर देता है और रिलीज हो जाता है फिर से कहाँ से? ब्लड में। तो देखिए, ये लीवर सेल को बस्ट किया और ये स्पोरोजोइट रिलीज हुए, ये फिर कहाँ पहुँच गए? ब्लड सेल के अंदर। और ब्लड सेल में अपना नंबर इंट्रोड्यूस किए, इंक्रीज किए, और फाइनली आरबीसी क्या हो गई? बस्ट हो गई। क्या बात क्लियर है? तो ये दिख रहा है, बहुत सारे स्पोरोजोइट रिलीज हुए। अब ये जाके हेल्दी आरबीसी पे जाके अटैक करने लगे, और हेल्दी आरबीसी पे अटैक कर करके क्या कर दिए कि अपना नंबर और इंक्रीज किए, और एक आरबीसी से दूसरी आरबीसी को ऐसे इन्फेक्शन फैलाने लगे। क्या वो स्टेज याद आ रहा है? हीमोजोइन जो फीवर के बारे में हम अभी बात कर रहे थे, वो यही स्टेज है। देखिए, यहाँ पे आरबीसी बर्स्ट हो रही है और बहुत लार्ज अमाउंट में टॉक्सिन रिलीज हो रहा है। क्या बात क्लियर है? पैरासाइट रिप्रोड्यूस एसेक्सुअली इन अ रेड ब्लड सेल्स। तो जो ये पैरासाइट है, ये दो जगह एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता है, एक तो लीवर सेल में और एक आरबीसी के सेल में। क्या बात क्लियर है? और आरबीसी की सेल को बस्ट कर देता है। बस्ट कर देना मतलब फोड़ देना, तोड़ देना। ठीक है, और ब्लड सेल्स एंड कॉजिंग साइकिल ऑफ फीवर एंड अदर सिम्टम्स रिलीज पैरासाइट इन्फेक्टेड न्यू रेड ब्लड सेल्स। यानी अब ये दूसरे रेड ब्लड सेल्स को इन्फेक्शन पहुंचाते हैं। क्या बात समझ में आ रही है कि 3 से 4 दिन बाद ही वो बुखार बार बार क्यों आता है? क्योंकि एक बार बॉडी तो उससे फाइट कर लेती है, लेकिन 3-4 दिन बीतते बीतते ये फिर आरबीसी पे अपना अटैक दोबारा कर देते हैं, और आरबीसी फिर से बस्ट होने लगती है, फिर से हीमोजोइन नाम का टॉक्सिन रिलीज होने लगता है। रिलीज हीमोजोइन टॉक्सिन। क्या इसके बारे में पहले भी हम लोग पढ़े हैं? ठीक है, तो ये हीमोजोइन टॉक्सिन यहाँ से रिलीज होने लगता है, और जिसकी वजह से बार बार फीवर आते रहता है हर 2 से 3 दिन में। देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है साइकिल ऑफ फीवर। क्या बात क्लियर है? अब होता क्या है कि रेड ब्लड सेल के अंदर ही अब इनका सेक्सुअल स्टेज आता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात नहीं हो रही है, सेक्सुअल स्टेज आ रहा है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कंप्लीट कहाँ होगा उसके बारे में अभी हम बात कर रहे हैं। ठीक है, देखिए, ये आरबीसी के अंदर इनकी सेक्सुअल स्टेज आती है। डेवलप इन द रेड ब्लड सेल्स। गैमेटोसाइट, गैमेट जब बनते हैं तो उनको हम कहते हैं गैमेटोसाइट। ठीक है, जैसे गैमेटोजेनेसिस होती है तो गैमेट बनता है, गैमेटोसाइट है। यानी ये जो गैमेट वाले सेल हैं या गैमेट प्रोड्यूस हो रहे हैं उनको हम गैमेटोसाइट कह रहे हैं। ठीक, गैमेट प्रोड्यूस करने वाले सेल को। ठीक, अब समझिए, अब यहाँ पे एक फीमेल गैमेट हो गया और एक मेल गैमेट हो गया, और जब फीमेल और मेल गैमेट आपस में फ्यूज होते हैं तो ऐसे प्रोसेस को हम कहते हैं फर्टिलाइजेशन। और फर्टिलाइजेशन फिर डेवलप होता है जाइगोट में, और जाइगोट फर्दर क्लीवेज डिवीजन बार बार करके अपने अंदर एक न्यू बेबी को डेवलप कर देता है। क्या बात क्लियर है? अब यहाँ से आ जाइए, देखिए, अब ये गैमेटोसाइट जो हैं, अब हुआ क्या कि किसी किसी इन्फेक्टेड पर्सन को वो मॉस्कीटो बाइट कर लिया, तो गैमेटोसाइट अपनी बॉडी के अंदर वो इनटेक कर लिया। तो यानी मॉस्कीटो के लिए इन्फेक्शियस स्टेज कौन सी हुई? गैमेटोसाइट। क्या बात क्लियर हो रही है? और ह्यूमन के लिए इन्फेक्शियस स्टेज कौन सी हुई थी? स्पोरोजोइट। क्या बात क्लियर है?
ऐसे ना करके मैं आपको इसको यहाँ दिखा दूँ। क्या बात क्लियर है? चलिए सुनिए, ठीक है। अब ये हुआ क्या, देखिए सारी एक साइकिल है, इसको थोड़ा सा समझिए। अब ये यहाँ पे देखिए, फीमेल मॉस्किटो टेकअप गैमेटोसाइट विथ अ ब्लड मील, यानी जब वो ब्लड को इनटेक करता है, यानी चूसता है, सक करता है इन्फेक्टेड ह्यूमन से, तब ये उसी के साथ में गैमेटोसाइट मॉस्किटो की बॉडी के अंदर चले जाए। और यहाँ पे देखिए एक बहुत इंटरेस्टिंग बात लिखा हुआ है, फीमेल मॉस्किटो। क्यों सर, क्या मेल मॉस्किटो नहीं डंक कर सकता क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं। जो फीमेल मॉस्किटो होता है यही बाइट करता है। क्यों? क्योंकि ये बाइट या ये तो अपना पेट भरने के लिए थोड़ी ना कर रहा है। अभी मैं कुछ देर पहले बताया था कि ये सारा काम वो अपने लार्वा या अपने बच्चे के डेवलपमेंट के लिए कर रहा है। ह्यूमन ब्लड उसको चाहिए, तो फीमेल को ही तो चाहिए, क्योंकि फीमेल बॉडी के अंदर ही तो बच्चे का डेवलपमेंट होता है। क्या बात क्लियर हो रही है? इसी वजह से, और वैसे भी खून चूसने का काम लेडीज़ लोगों का होता है, फीमेल लोगों का होता है। मेल बड़े सीधे साधे होते हैं, फालतू में मारे जाते हैं। अरे मच्छर तो सारे ही मारे जाते हैं ना, चुन चुन के थोड़ी ना मारते हैं कि अच्छा ये फीमेल है इसी को मारेंगे, ऐसा थोड़ी ना करते हैं आप। ठीक है, तो जो जिम्मेदारी फीमेल लोगों ने उठा रखी है वही जिम्मेदारी मॉस्किटो फीमेल भी उठा रखी है। क्या बात समझ में आ रही है? तो इस वजह से, हालांकि अभी मैं बताया था कि पेट भरने के लिए ये तो हर्बीवोरस होते हैं, वेजिटेरियन होते हैं। हर्बीवोर किसी फ्रूट जूस वगैरह को सक करते हैं, उससे ही इनका न्यूट्रिशन फुलफिल होता है। क्या बात क्लियर हो रही है? अब चलिए सुनिए, अब हुआ क्या, जब गैमेट मिल गए तो गैमेट एक दूसरे से ज़्यादा देर तक रह नहीं पाएंगे, एक दूसरे से ज़्यादा दूर तक रह नहीं पाएंगे। तो अब ये आपस में मुलाकात करते हैं और हो जाता है फर्टिलाइजेशन। डेवलपमेंट टेक प्लेस इन द मॉस्किटो गट। एलिमेंट्री कैनाल समझते हैं, उसी को गट बोला जाता है। तो जो एलिमेंट्री कैनाल है वहाँ पे, मॉस्किटो के एलिमेंट्री कैनाल है, वहाँ पे क्या होता है, फर्टिलाइजेशन होता है। और फर्टिलाइजेशन ये देखिए, एग है और ये स्पर्म है। ठीक, अब सुनिए हुआ क्या, अब यहाँ पे इनका डेवलपमेंट चालू हो जाएगा और ये धीरे धीरे फर्टिलाइज होके ये मूव करने लगते हैं सेलेवरी ग्लैंड ऑफ मॉस्किटो। मॉस्किटो के सेलेवरी ग्लैंड में, सलाइवा को सिक्रिएट करने वाले जो ग्लैंड होते हैं उसको कहते हैं सेलेवरी ग्लैंड। और इसमें अब जब ये फर्टिलाइजेशन हो चुका है तब ये स्पोरोजोइट बन चुके हैं। क्या बात क्लियर है? अब देखिए लास्ट स्टेज, मेच्योर इन्फेक्शियस स्टेज, स्पोरोजोइट escape from gut and migrate to the mosquito salivary gland। यानी जो स्पोरोजोइट कहाँ बन रहे थे, गट्स में बन रहे थे, अब ये जा जाके कहाँ स्टोर हो रहे हैं, सेलेवरी ग्लैंड में। यानी जो स्पोरोजोइट यहाँ से बन रहे हैं ये जाके कहाँ स्टोर हो रहे हैं, सेलेवरी ग्लैंड में। अब सुनिए, अब इसमें फिगर को थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ ताकि आप एक साथ देख सकें। अब इसको ध्यान से देखिए, एक साथ देखिए, सुनिए। ये अब एक बार मैं रिवाइज कर रहा हूँ, बिल्कुल ध्यान से सुनिए आप। स्टेप 1 में जब मॉस्किटो बाइट किया तो स्पोरोजोइट इंटर हो गया। ये स्पोरोजोइट सबसे पहले ब्लड के थ्रू लीवर पे जाता है, वहाँ पे एसेक्सुअल रिप्रोड्यूस करके अपना नंबर बढ़ाता है। फिर वो वहाँ से लीवर सेल को बस्ट करके तोड़ के वहाँ से स्पोरोजोइट बाहर निकलता है। फिर रेड ब्लड सेल पे अटैक करता है और उस पर अटैक करता है तो रेड ब्लड सेल में अपना नंबर बढ़ाता है एसेक्सुअली। और यानी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहाँ होता है, ह्यूमंस के अंदर, और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहाँ होता है, मॉस्किटो के अंदर। ऐसे ध्यान रखिए। तो हुआ क्या कि अब जहाँ से ह्यूमन के अंदर स्पोरोजोइट इंटर हुआ और गैमेटोसाइट बाहर निकला, ये सारा प्रोसेस ह्यूमन के अंदर होता है। इस वजह से बोल दिया गया ये ह्यूमन होस्ट है। ये किसका पार्ट हो गया, ह्यूमन होस्ट का। और देखिए जो प्रोसेस मॉस्किटो के अंदर हुआ ये किसका पार्ट हो गया, मॉस्किटो होस्ट का। ऐसा नहीं लग रहा है कि एक प्लाज्मोडियम को जिंदा रहने के लिए पहले तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करके अपना नंबर इंक्रीज किया, फिर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करके ही एक न्यू बॉर्न बेबी को जन्म देने वाला है। यानी कि ये दोनों होस्ट पे डिपेंडेंट है, ह्यूमन पे और मॉस्किटो पे भी। क्या बात क्लियर है? चलिए,
तो फिर अब हम क्या कहाँ तक पढ़ रहे थे कि अब ये आरबीसी को बर्स्ट करने लगा, यहाँ से हीमोजोइन टॉक्सिन रिलीज होता है जिसके वजह से फीवर बार बार आने लगता है। और फिर यहाँ पे गैमेट्स बनते हैं, गैमेट को सक कर लेता है फिर से कोई मॉस्किटो, और फिर और ये मॉस्किटो कौन सा है, एनाफ्लीज मॉस्किटो। और ये गैमेटोसाइट से फिर फर्टिलाइजेशन होता है मॉस्किटो के गट में, और फिर यहाँ पे स्पोरोजोइट में कन्वर्ट होते हैं। स्पोरोजोइट का ट्रांसफर होता है सलाइवरी ग्लैंड में, और ये सलाइवरी ग्लैंड में रखे रहता है। जब भी किसी हेल्दी पर्सन को बाइट करेगा तो बाइट करने के साथ सलाइवा भी तो सिक्रीट हो जाएगा। जब जैसे ही आप किसी को बाइट करते हैं तो थोड़ा बहुत लार या थूक जैसा पार्ट उसके हाथ पे तो रह जाता है, तो उसी तरीके से सलाइवा का ही पार्ट होता है। क्या बात क्लियर हो रही है? चलिए, तो इन्हीं सारी बातों को हम यहाँ पे बिल्कुल सिंपल बात लैंग्वेज में बात कर लिए थे। क्या बात क्लियर है? चलिए, अब दूसरे एक डिजीज़ के बारे में बात करते हैं। इसके बारे में बहुत थोड़ा ही पढ़ना है, घबराइए नहीं आप, बस थोड़ा सा ही है, 2 मिनट और सुनिए। एक और है जो कि प्रोटोजोआ से होने वाला डिजीज है, प्रोटोजोवन डिजीज है, अमीबियासिस। अमीबा की वजह से, अमीबा एक प्रोटोजोआ होता है, सॉरी, अमीबियासिस डिजीज, इसको अमीबिक डिसेंट्री भी कहते हैं। ठीक है, ये एंट अमीबा हिस्टोलिटिका की वजह से होता है। इसके बारे में जब आप हायर क्लासेस में बीएससी वगैरह एमएससी में जाएंगे तो इसके बारे में बहुत डिटेल में पढ़ेंगे, पूरी की पूरी चैप्टर बना हुआ है एंट अमीबा हिस्टोलिटिका के बारे में। ठीक है, और ये किस पार्ट का पैरासाइट है हमारी बॉडी के? ये लार्ज इंटेस्टाइन का पैरासाइट होता है। लार्ज इंटेस्टाइन समझते हैं आप लोग, जो कोलोन वाले पार्ट होते हैं, जैसे स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है ना ड्यूडेनम, जेजुनम, इलियम, फिर उसके बाद लार्ज इंटेस्टाइन स्टार्ट होता है जहाँ से रेक्टम तक जाता है, असेंडिंग कोलोन, ट्रांसवर्स कोलोन, डिसेंडिंग कोलोन, फिर रेक्टम। तो ये असेंडिंग, ट्रांसवर्स, डिसेंडिंग जो पार्ट आप पढ़ते हैं सिग्मोइड कोलोन वगैरह, तो जो कोलोन वाला पार्ट आप इंटेस्टाइन में पढ़ते हैं वो लार्ज इंटेस्टाइन होता है। क्या बात क्लियर है? तो ये पैरासाइट लार्ज इंटेस्टाइन में ही रहता है। अब इसके सिम्टम्स क्या क्या होते हैं, यानी इस डिजीज के अमीबियासिस के सिम्टम, कॉन्स्टिपेशन, कब्ज बनने लगता है, एब्डोमिनल पेन, यानी जो पेट वाला हिस्सा होता है ना उसको कहते हैं एब्डोमिनल, वहाँ पे बहुत ज़्यादा पेन होता है, मरोड़ मरोड़ के, ऐसे नहीं लोग कहते हैं मरोड़ मरोड़ के दर्द हो रहा है, लोग कहते हैं कि पेट में कीड़े पड़ गए हैं, कुछ इस तरीके के लैंग्वेज यूज करते हैं। ये अमीबियासिस वगैरह इसके एग्जाम्पल हैं। ठीक है, क्रैम्प्स, मतलब ऐसे नहीं कहते हैं कि पेट में थोड़ी ऐंठन है, थोड़ा मरोड़ के पेट दर्द कर रहा है, उसको हम कहते हैं एब्डोमिनल क्रैम्प्स। ठीक है, स्टूल मतलब फीकल मैटर, स्टूल को जैसे फीकल मैटर हो गया, हमारे बॉडी का एक्सक्रीटरी वेस्ट हो गया जिसको मल कहते हैं हिंदी में, तो स्टूल विथ एक्सेस म्यूकस। देखिए, एक्सेस म्यूकस समझते हैं, म्यूकस होता है थोड़ा थोड़ा चिपचिपा, जब आपको खांसी वगैरह होती है या जुकाम वगैरह होता है तो जो चिपचिपा जैसा सब्सटेंस आपकी बॉडी से बाहर नहीं आता है, तो वो आपकी बॉडी का डिफेंस मैकेनिज्म ही तो काम कर रहा है उस टाइम पे, क्योंकि जब वो चिपचिपा होगा तो उसमें बैक्टीरिया वगैरह को चिपका के आपकी बॉडी से बाहर कर दिया, आपको छींक आता है, तो आपकी बॉडी क्या कर रही है कि उस इन्फेक्शन से आपको बचाने में लगी हुई है, इस वजह से आपको छींक वगैरह आ रहा है। तो जो स्टूल होता है ना, ये बहुत सारा म्यूकस के थ्रू और कई बार तो ब्लड क्लॉट के थ्रू आता है, क्योंकि इन्फेक्शन अगर बहुत ज़्यादा बढ़ गया तो इस जो लार्ज इंटेस्टाइन वाला पोर्शन है उसमें कई जगह घाव जैसा पोर्शन हो जाता है, तो उसके थ्रू ब्लड भी आपकी बॉडी से बाहर आने लगता है। तो इसके सिम्टम्स क्या क्या है? कॉन्स्टिपेशन, एब्डोमिनल पेन एंड क्रैम्प्स, स्टूल विथ एक्सेस म्यूकस एंड ब्लड क्लॉट्स। ठीक, और ये किसके वजह से होता है? हाउस फ्लाई के बारे में आप पढ़ें, हाउस फ्लाई, अरे घरेलू मक्खी, जो घरों में मक्खी मिलती है। ठीक है, ये क्या करती है? क्योंकि मैकेनिकल कैरियर होती है। मैकेनिकल मतलब समझते हैं, इसके पहले जब हम मलेरिया पढ़ रहे थे तो वो मैकेनिकल वेक्टर नहीं था, मैकेनिकल कैरियर नहीं था। मैकेनिकल का मतलब होता है कि अपने बॉडी के किसी पार्ट में बाहरी सरफेस वाले पार्ट से चिपका के किसी पार्ट को एक जगह से दूसरे जगह लेके चले जाएं, उसको हम बोलते हैं मैकेनिकल कैरियर। ठीक है, तो इसमें जो हाउस फ्लाई होती है ये मैकेनिकल कैरियर होती है। कैरियर मतलब एक जगह से दूसरे जगह लेके जाने वाला। अब ये क्या करता है कि फ्रॉम इन्फेक्टेड पर्सन, जो फिशेस इन जनरल, जैसे आजकल स्वच्छ भारत अभियान वगैरह चल रहा है, पहले क्या होता था लोग खुले में शौच करते थे, तब अमीबियासिस, डिसेंट्री वगैरह बहुत ज़्यादा होता था, क्योंकि जो फिशेस वगैरह होते थे, जो लोग बाहर जाते थे
बाहर में ही सब अपना काम करके आ जाते थे। अब वहाँ पे जो मक्खियाँ बैठती थी उस फिशेस वगैरह पे, और वो आके लोगों के घरों में खाना पानी को दूषित करती थी, यानी गंदा करती थी। तो ये क्या होता है कि फ्रॉम इन्फेक्टेड पर्सन, और वो पर्सन का कौन सा पार्ट, जो फिशेस वगैरह है, टू फूड एंड फूड प्रोडक्ट, ये खाना और पानी को आके गंदा करती हैं। उस खाने पानी को कोई हेल्दी पर्सन इनटेक करता है। नाउ फूड इज कंटामिनेटेड, अब फूड क्या हो गया है, बिल्कुल गंदा हो चुका है। हम एक और डिजीज पढ़े थे जो कि कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर से होता है, कौन सी डिजीज, टाइफॉइड। क्या याद आ रही है आपको? आज एक और डिजीज आ गई, अमीबियासिस या फिर अमीबिक डिसेंट्री। ठीक है, कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर मेन सोर्स फॉर अमीबियासिस। क्या बात क्लियर हो रही है? चलिए आज के लिए यहीं तक। आई होप आपको सारा कुछ समझ में आया होगा। मैं समझ रहा हूँ कि वीडियो लंबा हो गया, लेकिन इसमें बहुत सारी चीज़ें आप सीखे भी तो हैं। ठीक है, मैं आपको सिर्फ 1 मिनट में सारा पार्ट रिवाइज करा देता हूँ, सुनिए। सबसे पहले हम ये स्टार्ट किए थे प्रोटोजोअन डिजीज के बारे में। तो ये प्रोटोजोआ की वजह से होता है। मलेरिया, इसका मलेरिया एक एग्जाम्पल है। मलेरिया 3 टाइप के होते हैं, प्लाज्मोडियम विवेक्स, प्लाज्मोडियम मलेरिया, प्लाज्मोडियम फैल्सीफेरम। सबसे ज़्यादा घातक या सबसे ज़्यादा नुकसान पहुंचाने वाला फैल्सीफेरम होता है। इसको याद कैसे करेंगे, एफ फॉर फैल्सीफेरम, एफ फॉर फैटल। ठीक है, और जो मलेरिया पैरासाइट होता है, इसमें प्लाज्मोडियम जो होता है वो अपनी लाइफ साइकिल 2 होस्ट के थ्रू कंप्लीट करता है। पहला है ह्यूमन और सेकेंडरी दूसरा है एनोफिलिस मॉस्किटो। ठीक है, इसके सिम्टम्स होते हैं बहुत तेज़ बुखार आता है, हर 3 से 4 दिन के बाद से इसमें टॉक्सिन सब्सटेंस रिलीज होता है हीमोजोइन आरबीसी के बस्ट होने से। और इसके बारे में यहाँ पे लाइफ साइकिल के बारे में हम पढ़ चुके हैं। ये एनसीईआरटी का डायग्राम है, एनसीईआरटी से लिया गया है। अमीबियासिस डिसेंट्री में हम क्या पढ़े, एंट अमीबा हिस्टोलिटिका की वजह से होता है। कई बार तो ये नाम ही पूछ लिया जाता है कि अमीबिक डिसेंट्री किसके वजह से होता है, एंट अमीबा हिस्टोलिटिका की वजह से। इसके सिम्टम्स होते हैं कॉन्स्टिपेशन, यानी पेट से रिलेटेड जो लार्ज इंटेस्टाइन है, बिल्कुल पेट के निचले हिस्से में बहुत ज़्यादा दर्द वगैरह रहता है। और इसमें स्टूल विथ एक्सेस म्यूकस एंड ब्लड क्लॉट्स भी आते हैं। इसका कैरियर कौन है, मैकेनिकल कैरियर है हाउस फ्लाई। ठीक है, मक्खी है। इन्फेक्टेड पर्सन के फिशेस से फूड या फूड प्रोडक्ट कंटामिनेटेड होते हैं, और फूड के प्रोडक्ट कंटामिनेटेड हुए तो क्या होता है, उसको अगर कोई हेल्दी पर्सन इनटेक किया तो उसको भी अमीबियासिस वगैरह होगा। ठीक है, तो यहाँ तक इतना तसल्ली से साथ देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आई होप आपको चीज़ें समझ में भी आ रही होंगी। ये सारा कंटेंट प्योर एनसीईआरटी का है, इस वजह से यही कंटेंट आपके बोर्ड में काम का है, और यही कंटेंट नीट एग्ज़ाम में भी पूछा जाएगा। तो आप बेफिक्र रहिए, इससे बाहर कुछ भी नहीं पूछा जाएगा। जितना कंटेंट मैं आपको दे रहा हूँ यही बिल्कुल रिलायबल कंटेंट है। ठीक है, तो आप मुझ पर भरोसा करिए और हर वीडियो को पूरा तसल्ली से सुना करिए। अगर मेरा वीडियो आपको थोड़ा स्लो लगता है तो इसको आप 1.5x या 2x पे, अल्टीमेटली आपको सिर्फ नॉलेज गेन करने से मतलब है। आप इस वीडियो से अगर 5 मिनट में सारा नॉलेज गेन कर सकते हैं तो वो ज़्यादा बेहतर है। आप अपना टाइम बचाइए। और हाँ, इस टाइम थोड़ा सर्दी का मौसम चल रहा है तो थोड़ा अपना ख्याल रखिए, और ख्याल रख के पढ़ाई करते रहिए। मिलते हैं ऐसे ही किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखिए। बाय एंड टेक केयर। थैंक यू।